मुगल साम्राज्य अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों के समय में देखने लायक होता था। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था और इसकी शान और शौकत की मिसालें दी जाती थीं। अकबर ने साम्राज्य को एकजुट किया और शाहजहां ने इसे कला और वास्तुकला के शिखर पर पहुंचाया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां दौलत, कलाकारी और फौजी ताकत की कोई कमी नहीं थी। मुगल साम्राज्य की समृद्धि का अंदाजा इसके महलों, किलों और बागों से लगाया जा सकता है। यहाँ की कला और वास्तुकला ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये साम्राज्य अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इसके विशाल क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का संगम था, जो इसे और भी विविध और समृद्ध बनाता था। इसके बादशाह चंगेज खान और तैमूर के वंशज विशाल सेनाओं के मालिक थे और एक समृद्ध संस्कृति पर राज करते थे। इनकी सेनाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि कोई भी दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाता था। मुगल दरबार अपनी शान शौकत के लिए मशहूर था और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती थी। यहाँ की भव्यता और वैभव ने विदेशी यात्रियों और राजदूतों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यूरोपीय ताकतों के राजदूत तोहफे लेकर आते थे, इस अमीर देश में व्यापार करने के लिए बेताब रहते थे। वे यहाँ की दौलत और संसाधनों से प्रभावित होकर अपने देशों में मुगल साम्राज्य की कहानियां सुनाते थे। इस साम्राज्य की दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे, जो खेती, कपड़ा उद्योग और व्यापार पर टिकी थी। यहाँ की उपजाऊ जमीन और कुशल कारीगरों ने इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। इसके शहर जैसे आगरा और दिल्ली व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। ये शहर न केवल आर्थिक गतिविधियों के हब थे, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय थी। लेकिन हर चीज की तरह साम्राज्यों का भी समय खत्म होता है। समय के साथ मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव कम होने लगे। समृद्धि के समय में अक्सर छिपे हुए पतन के बीज बोए जा रहे थे। आंतरिक संघर्ष, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे साम्राज्य को कमजोर करने लगीं। अंदरूनी कलह, आर्थिक परेशानियां और बाहरी खतरे आखिरकार मुगल सत्ता को कमजोर करने लगे। मुगल शासकों के बीच सत्ता संघर्ष और प्रशासनिक अक्षमता ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई कारक शामिल थे। यह मुगल साम्राज्य के पतन, ब्रिटिश महत्वाकांक्षा और भारतीय शासकों के बदलते गठबंधनों की एक जटिल कहानी है। ब्रिटिशों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। औरंगजेब, जो आखिरी महान मुगल बादशाह थे, उनके शासनकाल में एक बड़ा बदलाव आया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया, लेकिन यह विस्तार एक भारी कीमत पर आया। एक धार्मिक मुसलमान होने के कारण औरंगजेब की नीतियों, खासकर गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को फिर से लागू करने से साम्राज्य के भीतर कई हिंदू उनसे दूर हो गए। यह कर, जो पहले अकबर ने हटा दिया था, अब फिर से लागू हो गया, जिससे हिंदू प्रजा में असंतोष फैल गया। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया। उनकी लंबी और महंगी लड़ाइयों ने आई की आदि हालांकि साम्राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया, लेकिन खजाना खाली कर दिया और रईसों में असंतोष पैदा कर दिया। दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ उनके अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को बुरी तरह से थका दिया। इन युद्धों ने न केवल आर्थिक संकट पैदा किया, बल्कि साम्राज्य की सैन्य शक्ति को भी कमजोर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया और मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। उनके बेटे और पोते सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे, जिससे साम्राज्य की एकता टूट गई। महत्वाकांक्षी राजकुमारों और रईसों ने सत्ता के लिए संघर्ष किया, जिससे साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बांट गया। इन छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी।
इस विभाजन ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया और बाहरी आक्रमणों के लिए खुला छोड़ दिया। मराठे, जो एक शक्तिशाली हिंदू योद्धा समूह थे, पश्चिम में शक्तिशाली होकर उभरे और उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मराठों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। उनकी बढ़ती शक्ति ने मुगल साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। इस अंदरूनी उथल पुथल ने यूरोपीय ताकतों को, जिन्होंने भारतीय तट पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे, अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका दिया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी व्यापारी भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों को मजबूत करने लगे। उन्होंने भारतीय राजाओं और रईसों के साथ गठबंधन बनाए और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप भी किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाने में देर नहीं की। कंपनी ने धीरे धीरे अपने व्यापारिक हितों को राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण में बदल दिया। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच सत्ता संघर्ष का फायदा उठाया और अपने प्रभाव को बढ़ाया। चतुराई से कूटनीति, सैन्य कौशल और क्रूरता के मेल से कंपनी अगली सदी में खुद को व्यापारियों के एक समूह से भारत के निर्विवाद स्वामी में बदल देगी। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन का फायदा उठाया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 में अधिकृत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक साधारण लक्ष्य के साथ आई थी, व्यापार करना। वे मसाले, कपड़ा और ऐसी दूसरी चीजें चाहते थे जिनकी यूरोप में बहुत मांग थी। शुरुआत में कंपनी ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। कंपनी ने सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे प्रमुख तटीय शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था, स्थापित किए। उन्होंने मुगल बादशाहों से व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल किए, अक्सर उपहार और कूटनीति के मेल से। कंपनी का ध्यान कम से कम शुरुआत में विजय प्राप्त करने पर नहीं, बल्कि व्यापार पर था। हालांकि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों को मजबूत बनाना, सेनाएं खड़ी करना और स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कंपनी की सेना, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय सिपाही शामिल थे, एक दुर्जेय सेना साबित हुई। कंपनी की बढ़ती सैन्य उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। भारतीय शासक कंपनी की महत्वाकांक्षाओं से सावधान, जल्द ही इस नई शक्ति का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। 1757 में लड़ी गई प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह लड़ाई न केवल एक सैन्य संघर्ष थी, बल्कि यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाली घटना भी थी। इसमें बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला का मुकाबला रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से था। सिराजुद्दौला, जो अपने राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ थे, ने कंपनी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी। सिराजुद्दौला कंपनी के बढ़ते प्रभाव और कलकत्ता को मजबूत बनाने से शक करते हुए शहर पर चढ़ाई कर चुका था और उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कलकत्ता को घेर लिया था। इस पर कब्जा कर लिया था और कई ब्रिटिश निवासियों को कलकत्ता के कुख्यात ब्लैक होल में कैद कर लिया था। इस घटना ने ब्रिटिशों को गहरा आघात पहुंचाया और बदले की भावना को जन्म दिया। क्लाइव ने बहुत छोटी सेना के साथ, लेकिन नवाब के रैंकों के भीतर विश्वासघात की मदद से सिराजुद्दौला की सेना को करारी शिकस्त दी। मीर जाफर, जो नवाब के विश्वास पात्र थे, ने क्लाइव के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश रची। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने उन्हें बंगाल के विशाल संसाधनों और संपत्ति पर अधिकार दिलाया। इस जीत ने कंपनी को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान किया, जिसने भारत के सबसे धनी प्रांतों में से एक बंगाल पर अपना नियंत्रण सुरक्षित कर लिया। बंगाल की संपत्ति और संसाधनों ने कंपनी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया
और उन्हें अपने सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद की। इसने कंपनी के एक व्यापारिक कंपनी से एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। अब कंपनी केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। बंगाल के अपने नियंत्रण में आने से कंपनी को विशाल संसाधनों और राजस्व तक पहुंच प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उन्होंने अपने प्रभाव और सैन्य शक्ति का विस्तार करने के लिए किया। बंगाल की संपत्ति ने कंपनी को भारत के अन्य हिस्सों में भी अपने पैर पसारने का अवसर दिया, जिसका उपयोग उन्होंने अपने प्रभाव और सैन्य शक्ति का विस्तार करने के लिए किया। कंपनी ने अपनी सेना को और मजबूत किया और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने नियंत्रण को बढ़ाया। 1764 में लड़ी गई बक्सर की लड़ाई ने उत्तर भारत में कंपनी के प्रभुत्व को मजबूत किया। इस लड़ाई में कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेनाओं को हराया, जिससे उनका उत्तर भारत पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया।